हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है बच्चों? आशा करते हैं सारे बड़े मस्त होंगे। रात के बज रहे हैं लगभग 11 और आज हम लोग लेकर के आ गए हैं इकोनॉमिक्स यूपीएससी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो हमने पिछली क्लास में काफी सारी मजेदार चीजें डिस्कस की। जैसे बच्चों हमने डिस्कस किया कि पॉवर्टी क्या होता है, इकोनॉमिक्स आखिर डील किस चीज से करता है ना, लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स, उसकी चर्चा की। ठीक है, तो हमने पॉवर्टी की चर्चा की, पॉवर्टी क्या होता है, वर्ल्ड बैंक का वो स्टेटमेंट पढ़ा, उसके हिसाब से पॉवर्टी क्या होती है ना, वो हमने देखा। फिर हमने पॉवर्टी को मेजर करना सीखा, है ना, कैसे पॉवर्टी मेजर होता है। पॉवर्टी के मेजरमेंट के बाद हमने ये देखा कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पॉवर्टी को मेजर करते हैं। तो जो मुख्य ऑर्गेनाइजेशन था वो कौन सा था बच्चों? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। वो हमारे भारत में पॉवर्टी को मेजर करने का एक माध्यम है। कैसे मेजर करता है? एनएसएसओ एक सर्वे कंडक्ट कराता है जिसको बोलते हैं एचसीईएस, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। उसके थ्रू वो पॉवर्टी को भारत में या फिर इंडिया में मेजर करता है। और आपने क्या बातें पढ़ी? और आपने पढ़ा कि ये जो हम पॉवर्टी मेजर करते हैं ये किस बेस पर मेजर करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप किसी से पूछने जाएंगे कि तुम्हारा इनकम कितना है, तुम कमाते कितना हो, तो शायद वो आपको सच ना बताए। उसकी इनकम हर महीने बदल भी सकती है। लेकिन अगर तुम मुझसे ये पूछने जाओ कि तुम खर्चा कितने करते हो, तो बड़े गर्व से बताएगा, अरे यार पैसा तो कुछ नहीं कमाते लेकिन खर्चा इतना हो जाता है। इसका मतलब आप एक्सपेंडिचर मोर ट्रुथफुली रिवील्ड कर सकते हैं। इसी वजह से किसी भी पॉवर्टी को मेजर करने के लिए कोई जो पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है उसका बेसिस इनकम नहीं रखा जाता। ज्यादातर देशों में वो बेसिस क्या रखा जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खर्च को आधार रखा जाता है, जिसको क्या बोल दिया बच्चों? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो आज बच्चों हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो मेजरली पॉवर्टी लाइन पर होने वाला है। पॉवर्टी लाइन को कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है, वो पॉवर्टी लाइन किस किस चीज पर आधारित होती है। उसके बाद हमने पॉवर्टी का मेजरमेंट सीखा था, पॉवर्टी लाइन का कंस्ट्रक्शन हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए आइए। और हमको क्या पढ़ना है? और हमको पॉवर्टी लाइन के एस्टिमेट्स पढ़ने, मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ऐसे कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि पॉवर्टी लाइन को मेजर करता है। ठीक है, आजादी के पहले पॉवर्टी को कैसे नापा जाता था, आजादी के बाद पॉवर्टी को कैसे नापा जाता है, मतलब प्री इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स कैसे हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स क्या हैं, इस चीज का भी हम चर्चा आज की क्लास में करेंगे। तो आइए पहली स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जरा बता दीजिए ना एक बार, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या आप सभी को? प्यारे बच्चों जरा एक बार कॉमेंट करिएगा, क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर है। सबसे पहले पॉवर्टी लाइंस की चर्चा करते हैं। बच्चों ये क्या लिखा गया है बोर्ड पर, उस पर मैं ज्यादा आपको अभी पढ़ाना नहीं चाह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं, फिर इस बोर्ड पर लिखे हुए हर पॉइंट्स आपको खुद समझ में आ जाएंगे। ये लिखा क्यों है सर? ये इसलिए लिखा गया ताकि आपकी क्लास जल्दी से समाप्त की जा सके। अब मेरी बात को समझिएगा। मान लो मैंने तुमसे कहा मुझे पॉवर्टी लाइन बनानी है, मैंने तुमसे कहा कि बेटा दो ऑप्शन मैं तुमको देता हूं, दो लोगों को तुम्हारे पास रखता हूं। एक, तुम खुद जाके पॉवर्टी लाइन क्रिएट करो। दूसरा चीज, आप एक एक्सपर्ट, एक इकोनॉमिस्ट जिसके पास डिग्रीज है, जिसके पास ज्ञान है, उससे पॉवर्टी लाइन क्रिएट करवाओ। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है? एक बेसिस बनवाओ कि इतने पैसे से ज्यादा जो खर्च करता होगा या फिर इतना एक्सपेंस से ज्यादा जो होगा वो नॉन पुअर होगा, या फिर इतने पैसे से जो नीचे होगा वो बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, बीपीएल होगा। तो अगर आपको यह निर्धारित करना हो कि कौन पॉवर्टी लाइन बनवाना हो तो कौन बनाएगा? आप बनाएंगे कि एक्सपर्ट बनाएगा? तो चलो मैंने दोनों लोगों को ऑप्शन दे दिया। तो तुम गए, कहां जाओगे, कैसे बनाओगे पॉवर्टी लाइन, क्या बेसिस रखोगे, कैसे बनाओगे, कैसे क्रिएशन करोगे? तो तुम्हारे दिमाग में आया सर इसमें क्या बड़ी बात है, मैं एक काम करता हूं, मैं किसी भी अपने नियर अबाउट मार्केट चला जाता हूं। मैं यहां पे गया अपने आसपास के किसी मार्केट में, मैंने एक डिब्बा बनाया। मैंने उस डिब्बे में बहुत, जैसे घर पर आपको कहा जाता है बच्चों तुम्हारे पास 1000 रुपए है, इसमें सारे जरूरी सामान लेकर आओ, तो तुम घर से पर्चा बनाते हो, दाल लेना है, चावल लेना है, चीनी लेना है, और इस चीज पे खर्चा करना है, इस चीज पे खर्चा करना है। वैसे ही जब तुमको यह बोला गया कि तुमको पॉवर्टी लाइन बनानी है तो तुमने सोचा कि पॉवर्टी लाइन आखिर बनेगी कैसे? तो तुम्हारे दिमाग में आया कि आदमी जिन जिन चीजों पर खर्च करता है, अगर मैं उन चीजों का दाम निकाल लूं और लिस्ट करके ऐड कर लूं तो कहीं ना कहीं मैं ये समझ पाऊंगा कि आदमी का टोटल खर्चा महीने में कितना होगा। तो आप गए, आपने अपने दिमाग में एक आइडियल सिचुएशन अज्यूम की। क्या आइडियल सिचुएशन अज्यूम की? कि यार मैं एक आइडियल परिवार मानता हूं कि 5 जनों का परिवार है, वो महीने में कितना खर्च किस चीज पर करता होगा, अगर मैं उस चीज को जोड़ लूं। कितना खर्च का मतलब लग्जरी की बात नहीं हो रही है, आप पॉवर्टी बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं कि इससे ज्यादा वाले
नॉन पुअर, इससे नीचे वाले बिलो पॉवर्टी लाइन पुअर हैं। तो इसका मतलब आप लग्जरी की बात नहीं करें, आप बस जीवन यापन करने की बात करने की, कितना कम से कम खर्चे में आप एक बेसिक लाइफ की जो डिग्निटी होती है, बेसिक डिग्निटी लाइफ मतलब कम से कम खर्चे में आप कितना अपना क्षम्य जीवन, आप आधारित जीवन जो जी सकते हैं वो कम से कम कितने अमाउंट में जी सकते हैं, आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो आपने एक लिस्ट बनाना चालू किया। लिस्ट में क्या क्या रखा? जैसे तुम्हारे दिमाग में आया भाई अगर कोई आदमी है वो बेसिक डिग्निटी, मैंने क्या बोला? लाइफ ऑफ बेसिक डिग्निटी, तो उसका जो जीवन है वो बेसिक डिग्निटी से चलना चाहिए। उसके लिए उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मैंने सोचना चालू किया। एक नॉर्मल पर्सन जो सोच रहा है, एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? नॉर्मल पर्सन की। तो उसने कहा कि सर हो सकता है जो आदमी हो वो घर में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो एक तो वो खर्चा करेगा हाउस होल्ड पर। अगर उसका अपना घर है तो वो क्या करेगा? वो बिजली का बिल देगा, पानी का बिल देगा, घर का टैक्स देगा। अगर वो उसका अपना घर नहीं है तो किराया देगा। इसका मतलब उसको हाउसिंग पर खर्चा करना ही करना है। और क्या सर? और वो हेल्थ केयर पर खर्चा कर सकता है। आप ये लिस्ट बना रहे हैं, आप ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं कि वो किन किन चीजों पर एक्सपेंड करेगा। अच्छा, और किन चीजों पर? हेल्थ। क्यों? क्योंकि भाई कभी भी तुम घर में कोई ना कोई महीने 2 महीने में बीमार होता ही है, तो एक मिनिमम अमाउंट जो आप महीने में खर्च कर रहे हैं 5 लोगों के परिवार में, उसमें हेल्थ भी तो आएगा। ठीक है सर, रहना हो गया, स्वास्थ्य हो गया, हेल्थ हो गया, तो एजुकेशन, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का देखना होगा आपको। अच्छा, और क्या हो गया सर? हाउसिंग हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन। अच्छा, अगर तुम काम कर रहे हो, 5 लोगों में खर्चा कैसे चल रहा हो? कोई ना कोई काम कर रहा होगा, जो काम कर रहा होगा तो वो कहीं से आ जा रहा होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो लग्जरी कार से जाए, लेकिन उसको बेसिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो अवेलेबल हो, तो वो ट्रांसपोर्ट पर खर्चा करेगा। इसका मतलब आपने एक लिस्ट तैयार किया और उस लिस्ट में सबका अलग अलग रेट लिखा कि हाउसिंग का इतना है, हेल्थ का इतना है, एजुकेशन का इतना है, ट्रांसपोर्ट का इतना है, और आपने उससे एक सम टोटल करके एक मिनिमम खर्चा निकाल लिया। मान के चलो कि तुम्हारा जो मिनिमम खर्चा आ रहा है, मान लो 15,000 रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है? 15,000 रुपए। मेरी बात को समझिएगा बच्चों, आपने उन लिस्ट से टोटल अमाउंट निकाला और 15,000 रुपए निकल के चलाया। तुमने ये कहा कि बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ को जीने के लिए कम से कम 5 लोगों के परिवार में 15,000 रुपए का खर्चा होना जरूरी है। इसका मतलब 5% किसमें? हाउस होल्ड में। किसी भी हाउस होल्ड के 5% में, एनी हाउस होल्ड हैविंग 5% विल एक्सपेंड एंड सम अमाउंट ऑफ 15,000 रुपीज। मतलब कम से कम वो कितना खर्चा करेगा बताओ? 15,000। तो मैं ये कह दूंगा कि अगर जो भी परिवार 5 सदस्यों का है, अगर वो 15,000 रुपए खर्चा कर पा रहा है, इसका मतलब क्या वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है कि नीचे है? इसका मतलब वो नॉन पुअर है। अगर कोई इस 15,000 से कम खर्च कर पा रहा है तो मैं कह दूंगा कि वो क्या हो जाएगा बच्चों? पुअर हो जाएगा। ये तो हो गया एक जो एक्सपर्ट है, एक नॉर्मल आदमी लेमैन है उसका। अगर एक्सपर्ट होता तो वो क्या करता? क्या एक्सपर्ट के पास कोई और तरीका है क्या? देखो, एक्सपर्ट के पास डिग्रीज हैं, उसके पास ज्ञान है, लेकिन अगर उसको पॉवर्टी लाइन क्रिएशन करना है तो उसका भी बेसिक काम यही होगा। वो भी किसी ना किसी मार्केट में जाएगा, वो भी ऐसे एक लिस्ट क्रिएट करेगा। उन लिस्ट का अलग अलग जो बेसिक चीजें हैं लिस्ट में, जो होनी ही चाहिए आपके पास एक बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ को जीने के लिए, वो लिस्ट क्रिएट करेगा, एक अमाउंट ऐड करेगा, उसको निकालकर आपके सामने लाकर रख देगा। तो जो एक्सपर्ट है वो भी यही करेगा और आप भी यही कर रहे हैं। तो अंतर क्या हो गया? उतनी डिग्रियों का, उतने ज्ञान का अंतर क्या हो गया? कोई अंतर नहीं रह गया क्या? एक भाई बहुत बड़ी बड़ी पीएचडी की डिग्री ले गया और आप फर्स्ट क्लास मार्केट में रोज चौराहागिरी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, तो आपके और उतनी बड़ी पीएचडी वाले डिग्री में अंतर क्या हो गया? आपने भी कहा कि सर मैं बोल देता हूं कि कम से कम 15,000 आना चाहिए। उसने कहा कि मान लो 14,886 रुपए आ गया। इतना रुपए अगर एक हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि वो क्या हो जाएगा? नॉन पुअर हो जाएगा, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं रह जाएगा। ये कौन निकाल रहा है? ये एक्सपर्ट निकाल रहा है। मान लो कि ये एक्सपर्ट ने निकाला, आपने इतना निकाला, तो दोनों में अंतर क्या है फिर? व्हाट इज द डिफरेंस? भाई तुम तो कहोगे हो मैंने 15,000 निकाला था, आपने 14,886 रुपए निकाल के कौन सा बड़ा तीर मार दिया। क्या अंतर है दोनों के एक्सपर्ट, दोनों के ओपिनियंस में? मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब जब तुम दोनों मेरे पास आओगे, एक एक्सपर्ट और एक नॉर्मल आदमी, तो मैं क्वेश्चन पूछना चालू करेंगे। अच्छा, आपने जो ये पॉवर्टी लाइन निकाली है, पॉवर्टी लाइन का अमाउंट निकाला है, ये कैसे निकाला? कैसे निकाला? क्वेश्चंस टैकल करना चालू करूंगा मैं। जैसे ही तुमसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा तुम भंडा जाओगे। अरे जाइए, आपको मानना है मानिए, नहीं तो नहीं मानना है तो मत मानिए, मेरा बात, मुझसे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन द एक्सपर्ट विच हैज द नॉलेज ऑफ दोस थिंग्स, वो क्या करेगा? जो एक्सपर्ट है बच्चों, वो उन चीजों को उसके बारे में जानता है, तो वो उन रीजंस को भी जानता होगा कि किस कारण से उसने
14,886 रुपए लिखा है। तो जो रीजनिंग का प्रॉब्लम है वो एक्सपर्ट के साथ नहीं है। इसीलिए जब भी पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया जाएगा वो एक्सपर्ट के हिसाब से किया जाएगा, और एक्सपर्ट के हिसाब से कोई चीज की जाती है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था उसको नॉर्मेटिव कहा जाता है। इसका मतलब पॉवर्टी लाइन क्या हो जाएगी, नॉर्मेटिव हो जाएगी, क्योंकि वो किसी के आधार पर बनाई जा रही है। तो एक्सपर्ट का ही हम लोग निर्णय क्यों लेते हैं, क्योंकि वो रीजनेबल होता है, उससे हम लोग रीजनिंग कर सकते हैं, जितने भी प्रश्न पूछेंगे उसका आंसर उसके पास अवेलेबल होगा। तो हम लोग इसीलिए जो भी एक्सपर्ट है उसके हिसाब से पॉवर्टी लाइन क्रिएशन करते हैं। मेरे बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, शायद आप यहां तक की कहानी को थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि एक्सपर्ट के ओपिनियन और एक नॉर्मल आदमी के ओपिनियन में क्या अंतर है। अच्छा जरा बताना, जैसे एक्सपर्ट ने निकाला कि 14,886 रुपए निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया बच्चों? ये आपका पॉवर्टी लाइन का एक वैल्यू आ गया, एक स्टैंडर्ड आ गया। अच्छा जरा मुझे बताना, क्या अगली साल जब वही एक्सपर्ट नापेगा तो क्या 14,886 आएगा? क्या बदल सकता है? बात समझिएगा। अगर मैंने एक्सपर्ट ही बदल दिया, मतलब जिस व्यक्ति से मैं ये पॉवर्टी लाइन क्रिएशन करवा रहा था, जिस एक्सपर्ट से करवा रहा था, अगर मैंने उसको चेंज कर दिया, हो सकता है दूसरा एक्सपर्ट कह दे कि 14,742 रुपए आ जाए। इसका मतलब अगर जो आपका पॉवर्टी लाइन है वो एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट वेरी करता है, टाइम टू टाइम वेरी करता है। इसका मतलब पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन डायनेमिक है, चेंजेबल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां पर जो मैं चेंज की बात कर रहा हूं वो पॉवर्टी लाइन में किस चीज के चेंज की वजह से आ रहा है, इस बात को समझिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि ये डायनेमिक इन नेचर है, तो किसके कारण ये डायनेमिक इन नेचर बन रहा है? ध्यान से समझिएगा। अगर कोई 14,742 निकाल के आ रहा है तो शायद वो जिस मार्केट में गया होगा वहां पर किसी ना किसी, वो जिस मार्केट में गया होगा वहां पर जिन चीजों को उसने कंपेयर किया उसमें से कोई ना कोई चीजों का प्राइस कम रहा होगा, जिसकी वजह से उस एक्सपर्ट का अमाउंट ऊपर वाले एक्सपर्ट के अमाउंट से कम आया होगा। ये जो चीजें, जो आपने अलग अलग चीजें नापी हैं, जिसके आधार पर आप किसी पॉवर्टी लाइन पर पहुंच रहे हैं, जो चीजें आपने नापी हैं, जैसे मान लो एक तुमने वो लिया, कटोरी लिया, या फिर मान लो बाल्टी लिया, बाल्टी में तुमने कुछ डाल दिया, पहले आलू डाल दिया, फिर उसके बाद उसमें गोभी डाल दिया, फिर उसमें मटर डाल दिया, फिर उसमें टमाटर डाल दिया, तो एक बास्केट है। अगर आपसे कहा जाए बहुत सारी सब्जियां उसको लेकर आओ, तो तुमने सारी सब्जियां उसमें भर रखी है, तो बास्केट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना? अब इसी को बोलते हैं, इस बास्केट को क्या बोलेंगे? सब्जी का बास्केट। क्या बोलेंगे? सब्जी का बास्केट। ऐसे ही जब आप पॉवर्टी लाइन को मेजर करते हो तो आप अलग अलग चीजों को एक बाल्टी में रखकर नापते हो और उस टोटल बाल्टी का खर्चा निकालते हो। उस टोटल बाल्टी में क्या क्या आएगा? हाउस होल्ड आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, एजुकेशन आ जाएगा, हेल्थ केयर आ जाएगा, और इन जो टोटल चीजों का एक्सपेंस निकल कर आएगा, एक्सपेंडिचर निकल के आएगा, उसी को हम लोग बोल देंगे क्या बच्चों? पॉवर्टी लाइन। और ये जो चीजें हैं, जो चीजें हैं सब, जो सम टोटल है वो तो पॉवर्टी लाइन हो गया, और ये जो चीजें इसी को क्या बोलेंगे? ये हमारा पॉवर्टी लाइन का बास्केट है। इसी पॉवर्टी लाइन के बास्केट, ये जो पॉवर्टी लाइन का बास्केट है, यही हरदम बदलता रहता है। किसी महीने कुछ हो गया, किसी साल में कुछ हो गया, तो इसका मतलब जब आपका पॉवर्टी लाइन बास्केट ही हर साल बदल रहा है, डायनेमिक ही है, तो वो बक्का जो उससे पॉवर्टी लाइन निकल कर आ रही है वो भी डायनेमिक इन नेचर ही होगी। तो बच्चा मेरी बात को सुनिएगा, पॉवर्टी लाइन को नापने के लिए हम लोगों को एक बास्केट की जरूरत है जिसमें कई सारे चीजें लिखी होंगी, और वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? जो बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ है उसको जीने के लिए होनी चाहिए। जो हमारे कई सारे चीजें हैं जो हमारे बास्केट के अंदर मौजूद हैं, अगर आप उसका सम टोटल कर देते हैं तो एक अमाउंट निकल कर आता है। हम उसी को क्या बोलते हैं? पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। बोले मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तो पॉवर्टी लाइन को नापने के लिए, पॉवर्टी लाइन को क्रिएट करने के लिए हमको पॉवर्टी लाइन के बास्केट की रिक्वायरमेंट होगी, और जो पॉवर्टी लाइन का बास्केट है मेरे बच्चों वो हमेशा डायनेमिक इन नेचर होता है, समय समय पर बदलता रहता है। तो बच्चों जो आप पॉवर्टी लाइन पढ़ने जा रहे हैं, क्या आप उसकी कहानी समझ पाए हैं क्या? तो पॉवर्टी लाइन बच्चों क्या होती है वो बात आप समझ गए। पॉवर्टी लाइन में पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है वो बात आप समझ गए। क्या ये सारी कहानी आपको क्लियर है? अब मैं यहां पर लिखी हुई लाइंस को पढ़ता हूं, अब आप उन चीजों को समझ पाएंगे। देखिएगा जरा गौर से, ये लाइंस आपके सामने, अब आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे। मैं इसको थोड़ा पेन से बदल देता हूं, देखिएगा। हाँ जी, देखिए, तो पॉवर्टी लाइन क्या है? एन एक्सपर्ट सजेस्ट द पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन सजेस्ट कौन करेगा? एक एक्सपर्ट करेगा, क्योंकि वो उस एक्सपर्ट क्या है? रीजनिंग है उसके पास, वो उन चीजों का जवाब दे सकता है जो क्वेश्चन उससे पूछे गए कि भैया अगर आप 14,886 रुपए पर आए हैं तो किस कारण से आए हैं, क्या क्या कारण थे, तो उन चीजों का रीजन वो दे सकता है। इसी वजह से जो पॉवर्टी लाइन क्रिएट करता है वो कौन करता है बच्चों? एक एक्सपर्ट करता है।
ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी लाइन बास्केट। मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी लाइन क्रिएशन का काम किससे होता है? पॉवर्टी लाइन बास्केट से होता है। बोलिए, बहुत समझ में आ गई क्या पॉवर्टी लाइन बास्केट? अब पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या है? इट इज द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या है? ये गुड्स और सर्विसेज का बास्केट है। अच्छा जरा बताइए, जैसे बाल्टी में आपने कहा कि ये सब्जी का बास्केट है, तो उसमें अलग अलग सब्जियां होंगी। वैसे जब आप कहते हैं कि पॉवर्टी लाइन का बास्केट है, तो उसमें केवल खाने वाली चीजें नहीं है। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि एक व्यक्ति को अगर इतना खाना मिल जाता है तो गरीब है, या फिर वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, पॉवर्टी लाइन से नीचे। नहीं, केवल उसके लाइफ में भोजन ही नहीं है ना, उसके लाइफ में ट्रांसपोर्टेशन भी है, हाउसिंग भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, मतलब बहुत सारी और भी चीजें हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति पॉवर्टी लाइन को नापेगा तो वो दो चीजों के आधार पर नापेगा, एक फूड वाला कंपोनेंट और एक नॉन फूड वाला कंपोनेंट। दोनों चीज को इंक्लूड कर वो पॉवर्टी लाइन का बास्केट बनाएगा। इसी वजह से यहां पर ये लाइन लिखी हुई है कि इट इज द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी गुड्स और जो भी सर्विसेज बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ को जीने के लिए जरूरी है, वो उस बास्केट में रखे जाएंगे बच्चों। तो देखिएगा यहां पर, इट इज द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द एक्सपर्ट कंसीडर्स that should be necessarily consumed to be able to live life of dignity। वही मैंने कहा कि ये वो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि एक एक्सपर्ट कंसीडर करता है कि आपको अगर बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ जीना है तो कम से कम ये चीजें, ये गुड्स एंड सर्विसेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज इट इज द बास्केट whose consumption is required so that a person or a household does not experience pronounced deprivation on various aspect of well-being। तो ये बोला जा रहा है कि ये वो बास्केट है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज रखी गई हैं जो कि आपके बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ को जीने में मदद करती हैं। अच्छा, और ये उतना ही खर्चा है, ये उतना खर्चा है, या फिर इस बास्केट में उतना ही अमाउंट लिखा गया जिससे एक आदमी को कम से कम उसके पास डिप्रीवेशन ना आए, उसके वेलबींग मतलब कम से कम जो जीवन जीने का एक अच्छा जीवन जीने का तरीका है उसमें उसका डिप्रीवेशन ना आए, कमी ना आए। बोले बात समझ में आ गई क्या? ये पॉवर्टी लाइन बास्केट के हिसाब से नापी जाती है। पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ को जीने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, कम से कम उतना अमाउंट होना चाहिए ताकि वो प्रोनाउंस्ड डिप्रीवेशन ऑन वेलबींग की कंडीशन, वेलबींग की स्टेट उसके पास ना आए। बोले बात समझ में आ गई क्या? डिप्रीवेशन ऑफ वेलबींग में डिप्रीवेशन की कमी उसके पास या फिर उस वो वाली स्टेट उसके पास ना आए। बोलो बात समझ में आ गई क्या? द प्राइस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज देन कलेक्टेड फ्रॉम अ रेलेवेंट मार्केट एंड द टोटल वैल्यू ऑफ बास्केट बिकम्स द पॉवर्टी लाइन। बात समझिएगा, ये वही बात जो मैंने आपको बताई कि चाहो आप एक नॉर्मल आदमी है, चाहो आप एक एक्सपर्ट हैं, अगर आपको पॉवर्टी लाइन बनाना है तो आपको पॉवर्टी लाइन बास्केट क्रिएट करना पड़ेगा। और पॉवर्टी लाइन बास्केट में मौजूद जो प्राइसेस है वो कहां से आएंगे? किसी ना किसी रिलेवेंट मार्केट से ही तो लाओगे। हाउसिंग का प्राइस क्या चल रहा है, ट्रांसपोर्ट का प्राइस क्या चल रहा है, जो आप फूड का प्राइस क्या चल रहा है, दाल चावल आटा गेहूं ये जो भी है ना, तो आप इन सब का प्राइस निकालोगे, ऐड करोगे, वही तो पॉवर्टी लाइन बास्केट का टोटल अमाउंट आ गया। जो टोटल अमाउंट आ गया वही पॉवर्टी लाइन आ गया। इसका मतलब पॉवर्टी लाइन बास्केट से मेजर किया जाता है। पॉवर्टी लाइन बास्केट आप कहां से नापेंगे? किसी ना किसी रेलेवेंट मार्केट से नापेंगे। वही कहानी लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कलेक्टेड फ्रॉम अ रेलेवेंट मार्केट एंड द टोटल वैल्यू ऑफ द बास्केट बिकम्स पॉवर्टी लाइन। बोलो कहानी समझ में आ रही है बच्चों की नहीं समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलिए भैया, क्या आपको ये कहानी समझ आ रही है? तो पॉवर्टी लाइन समझ गए सर, पॉवर्टी लाइन बास्केट समझ गए सर, पॉवर्टी लाइन बास्केट कहां से, पॉवर्टी लाइन बास्केट को आखिर हम कहां से लेते हैं वो चीजें हम समझ गए सर। ठीक है क्या? अब आइए देखिए, द पॉवर्टी लाइन बास्केट वुड वेरी फ्रॉम एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट। जो मैंने आपको बता दिया कि पॉवर्टी लाइन बास्केट एक्सपर्ट टू एक्सपर्ट वेरी करता है, डायनेमिक होता है नेचर में, वो भी कहानी मैंने आपको समझा दी है। इट इज नॉर्मेटिव कंसेप्ट। तो पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या है? नॉर्मेटिव कंसेप्ट है, ये भी मैंने आपको बता दिया। हाउएवर इट फॉर्म्स अ बेसिस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच एंड मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। तो भले ही ये एक नॉर्मेटिव कंसेप्ट है, नॉर्मेटिव का मतलब पीपल टू पीपल वेरी कर सकता है, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक एक्सपर्ट के ओपिनियन पर बेस्ड है, नॉर्मेटिव भले ही है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि इसका मेजरमेंट का जो अप्रोच है, ये जिस अप्रोच से नापा जा रहा है शायद वो थोड़ा साइंटिफिक है। मतलब डायरेक्ट सोचने से अच्छा है कि हम इस मेथड से पॉवर्टी लाइन को मेजर करें तो शायद वो थोड़ा सा साइंटिफिक अप्रोच होगा। बोलो यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई क्या? हाँ जी, कहानी समझ में आ गई क्या? पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो शायद अब आप पॉवर्टी लाइन समझ गए होंगे।
मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन के बारे में हर एक जानकारी, पॉवर्टी लाइन निकलती कैसे है, पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होती है, ये बातें आप समझ गए क्या? पॉवर्टी लाइन बास्केट क्रिएट कैसे होती है, उसको करता कौन है, कोई ना कोई एक्सपर्ट करता है। पॉवर्टी लाइन बास्केट नॉर्मेटिव होती है, डायनेमिक इन नेचर होती है। क्या ये सारी कहानी आप समझ गए हैं? बोलिए हाँ या ना, बोलो। कोई डाउट, किसी को कोई समस्या? ठीक है, जो भी डाउट वगैरह हो, परेशानी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज को पूछिए, आप लोगों का पूरा जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए ये नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया। अब हम लोग देखने वाले कि पॉवर्टी एस्टिमेट्स इन इंडिया मतलब पॉवर्टी को एस्टिमेट कैसे कैसे किन लोगों ने किया, कौन कौन थे। तो पॉवर्टी देखना, मेरी बात समझना, जब तक भारत आजाद नहीं हुआ था, बिफोर द इंडिपेंडेंस, तब भी पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जाता था। और जब हमारा देश आजाद हो गया तो राजाओं का शासन चला गया, ब्रिटिशर्स चले गए, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बनी, तो गवर्नमेंट खुद भी पॉवर्टी एस्टिमेशन कराती है। तो मतलब हमको अगर पॉवर्टी एस्टिमेशन करना है तो दो टाइप का पॉवर्टी एस्टिमेशन हमको देखना पड़ेगा, एक प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो सबसे पहले बच्चों देखिए प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन क्या है। तो जब प्री इंडिपेंडेंस पॉवर्टी एस्टिमेशन की बात की जाती है तो मुख्यतः 3 लोगों का नाम आता है। किन लोगों का नाम आता है? 3 लोगों का। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आजादी से पहले लोग पॉवर्टी एस्टिमेशन नहीं करते थे। सुनिएगा, जो राजा महाराजा लोग हुआ करते होंगे, क्या वो ये नहीं देखने का प्रयास करते होंगे कि उनकी प्रजा में कितने गरीब हैं, जो जिनका उनको मतलब भला करना है, जिनका जो गरीबी दूर करनी है। तो राजा महाराजाओं के समय पर भी वो पॉवर्टी एस्टिमेशन कराते थे, लेकिन शायद वो उतना साइंटिफिक नहीं हुआ करता था। भाई वो किस आधार पर, क्या साइंटिफिक बेसिस था, शायद वो उतना साइंटिफिक नहीं हुआ करता था। लेकिन जब धीरे धीरे पॉवर्टी एस्टिमेशन साइंटिफिक की तरफ आया तो हम दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड करते हैं, प्री इंडिपेंडेंस एस्टिमेशन एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेशन, जिसमें से जो सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन था वो इंडिपेंडेंस के पहले जिसने दिया वो थे दादा भाई नौरोजी का एस्टिमेशन। देखिएगा, समझिएगा, सबसे पहला जो पॉवर्टी एस्टिमेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं प्री इंडिपेंडेंस एस्टिमेट, उसमें जो सबसे पहला एस्टिमेट है वह दादा भाई नौरोजी का एस्टिमेट। तो दादा भाई नौरोजी ने, देखिए समझिएगा, दादा भाई नौरोजी क्या थे, वो ये पॉवर्टी का जब उन्होंने कंसेप्ट दिया तो उनके दिमाग में क्या है इस बात को समझिएगा। वो आजादी के पहले की सिचुएशन सोच रहे हैं। आजादी के पहले मतलब भूखमरी, भारत में ब्रिटिशर्स का राज, खाने को नहीं है, लोग परेशान किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, दिक्कतें हैं। तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि पॉवर्टी का मतलब क्या है। अगर एक प्रिजनर को, कैदी को 3 मील ऑफ पर डे खाना दिया जा रहा है तो जिस भी व्यक्ति को इससे कम भोजन उपलब्ध होगा, इससे कम फूड अवेलेबल होगा, वो व्यक्ति हमको क्या कहलाया जाएगा, हम उसी को पॉवर्टी लाइन या फिर उसी को पुअर कर देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं दादा भाई नौरोजी ने एक बेसिस बनाया पॉवर्टी का। वो बेसिस क्या था? फूड। उन्होंने कहा कि 3 मील्स पर डे से अगर आपको कम खाना दिया जाएगा जो कि एक प्रिजनर को दिया जाता है तो वही हम क्या कह लेंगे कि ऐसा व्यक्ति क्या है, पुअर है। पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए उन्होंने क्या बेसिस लिया, पॉवर्टी लाइन का बेसिस उन्होंने क्या रखा, फूड रखा। और उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, या फिर एक पेपर वो पब्लिश कर रहे थे, पेपर पब्लिश करते करते उस पेपर को उन्होंने बुक का रूप दिया और जो बुक का टाइटल रखा वो रखा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कई जगह पूछा भी जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किस व्यक्ति की किताब है, तो दादा भाई नौरोजी की। तो जब दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया तो उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसको उन्होंने बुक का रूप दिया। उस बुक का क्या टाइटल था? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1906। अब ध्यान से समझिएगा, तो दादा भाई नौरोजी का कहानी क्या था? फूड। 3 मील से कम अगर फूड पाएंगे तो क्या होगा? पुअर। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है। इनके टाइटल में आपको एक शब्द मिलेगा, अन ब्रिटिश। भाई वो ये भी तो लिख सकते थे पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, लेकिन उन्होंने अन ब्रिटिश क्यों लिखा? क्योंकि उस समय राज किसका था? ब्रिटिशर्स का। भैया 1906 चल रहा है, अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ, 47 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा है, ब्रिटिशर्स का राज चल रहा है। तो ब्रिटिशर्स अगर पॉवर्टी को सही से रखते हैं, उनका मतलब क्या है? जितना लोग गरीब हैं, जितने लोग खाना पा रहे हैं 3 मील पर डे, अगली साल कम से कम उससे कम होने चाहिए। अरे भाई, अगर 3 मील पर डे से भी कम कोई पा रहा है तो अगर आप क्या चाहेंगे, अगली साल जब पॉवर्टी नापी जाए तो कम लोग इसमें इस कैटेगरी में आए जो 3 मील पर डे से कम खाना पा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन जब ब्रिटिशर्स का शासन था तो दादा भाई नौरोजी ने यह नोटिस किया कि 3 मील पर डे जितना लोग खाना उससे कम पा रहे हैं, जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर्स आ रहे हैं, ये इसका अमाउंट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। मतलब जो पॉवर्टी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो ब्रिटिश के राज में जो पॉवर्टी, मतलब वो ये चाह रहे थे कि अगर ब्रिटिश का शासन है तो पॉवर्टी तो कम से कम घटे, 3 मील पर डे से कम जो लोग खाना पा रहे हैं अगले साल उससे
कम, उसमें उस हिस्से में कम लोग आए, लेकिन ये देखा गया कि उससे ज्यादा लोग हर साल, ये जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। तो ये उन्होंने एक शब्द दिया, तो ब्रिटिश का जगह उन्होंने क्या इस्तेमाल किया, अन ब्रिटिश, क्योंकि अन ब्रिटिश कहने का मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स के शासन में हर साल पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, तो ये क्या है, उनके शासन के खिलाफ है, इसलिए शब्द आया अन ब्रिटिश। तभी उन्होंने अपनी किताब का टाइटल दिया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है बच्चों, तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन किया। जो सेकंड आता है वह एनपीसी, नेशनल प्लानिंग कमिटी। तो 1906 के बाद 1938 में नेशनल प्लानिंग कमिटी बनाई गई। मेरी बात को समझिएगा, 1938 चल रहा है, लगभग 47 के आसपास आ गए। तो इस समय तक कांग्रेस का गठन, भाई कांग्रेस पुरानी कमेटी, पुरानी पार्टी है, तो जो कांग्रेस पार्टी थी उसका लीडिंग जो लीड कर रहे थे वो कौन थे, नेहरू जी। तो कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे नेहरू जी, और उनका भी इच्छा था कि भारत में पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जाए, गरीबी का जो एस्टिमेशन है वो किया जाए। तो नेहरू जी ने, जो नेहरू जी कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे, उन्होंने पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम है नेशनल प्लानिंग कमेटी। ये कांग्रेस पार्टी और नेहरू जी के लीडिंग में ये कमेटी गठन की गई और इसने पॉवर्टी का एस्टिमेशन करना चालू किया। आधार अभी भी वही रखा गया, क्या, फूड। अभी भी पॉवर्टी एस्टिमेशन का जो बेस है वो क्या रखा गया बच्चों, फूड को ही रखा गया। तो एनपीसी ने 1938 में पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया। तो ये मैंने आपको हिस्ट्री चीजों का बता रहा हूं। फिर आता है बॉम्बे प्लान, ध्यान समझिएगा। 1944 बॉम्बे प्लान कब आया, 1944। धीरे धीरे हम कहां पे आ रहे हैं, आजादी के पास, 47 के पास आ रहे हैं। तो जो बॉम्बे प्लान है, कहानी क्या हुआ, जब 1947 में अब ब्रिटिशर्स को लगा था कि अब हमको भारत छोड़ना पड़ेगा। अब जब ब्रिटिशर्स को यह लगा तो भारतीयों को यह लगा कि अब भारत में भारतीयों का शासन आने वाला है, तो मतलब अब ब्रिटिशर्स जाएंगे और हमारे देश में हम अपने लोगों पर कंट्रोल करेंगे। मतलब भारतीयों पर अगर कोई रूल्स और रेगुलेशंस होगा तो वो भी किसका होगा, इंडियंस का होगा, भारतीयों का ही होगा। तो 1944 में जो इकोनॉमिस्ट थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो लोग इकट्ठा होना चालू किए, कहां पर, बॉम्बे में। और उन्होंने ये मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजों का निर्णय लिया कि हम लोग कैसे कैसे, जब भारत आजाद होगा तो कैसे कैसे चीजें बदलेंगी, इंडस्ट्रीज के लिए क्या प्लान है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या प्लान है। उसी में कहीं ना कहीं जो लोग इकट्ठा हुए थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, बड़े बड़े और भी पार्टियों के लोग थे, उन्होंने क्या सोचा कि पॉवर्टी को भी हम कैसे नापें। तो वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए वो पॉवर्टी एस्टिमेशन के भी बारे में चर्चा कर रहे हैं, पॉवर्टी को भी डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड साइंटिफिक बेसिस आया पॉवर्टी एस्टिमेशन का, वो कौन आया, बॉम्बे प्लान, जो कि कब लाया गया था, 1944 में। बोलो क्या यहां तक की कहानी सारे बच्चों को क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाए बच्चों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। तो शायद अब आपको प्री इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स के बारे में समझ में आ गया होगा, दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा, फिर एनपीसी का क्या कहना था, उसके बाद बॉम्बे प्लान क्या था। तो ये सारी मतलब पूछे जाने का संभावना कम है, बट स्टिल आप इन चीजों को जानते रहिए। ठीक है, अब हम आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स पर। अब हम लोग किस पे आते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट से। अच्छा, ये जो प्री इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स थी, ये तीनों किस पर आधारित थी, फूड पर, कि अगर कोई खाना पीना, देखो अभी ब्रिटिशर्स का राज है भाई, सब तो छोड़ दो, कम से कम खाना तो मिले आदमी को, वो जिंदा तो रहे। मेरी बात को समझिएगा, वो जिंदा तो रहे। तो इसका मतलब अगर आपको अभी गरीबी का आधार बनाना है तो किसको बनाइए, भोजन को बनाइए। अगर आदमी खा के किसी प्रकार से जिंदा रह जाता है, वही बहुत बड़ी बात है। जब आजाद होगा तो देखा जाएगा हाउसिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, हम चीजों को और अच्छा बनाएंगे। बट यहां पर बेसिक डिग्निटी ऑफ लाइफ का मतलब यहां पर अभी केवल और केवल फूडिंग ही है। इसीलिए ये जो तीन के तीनों कमेटी थी, जो तीन के तीनों लोग थे, कब, इंडिपेंडेंस के पहले, इन तीनों लोगों ने पॉवर्टी के एस्टिमेशन का बेसिस क्या रखा था, फूड रखा था। वही इस लाइन पर लिखा हुआ है, द अप्रोच टेकन वाज एबिलिटी टू ऑब्टेन फूड। मतलब अभी तक जो अप्रोच रखी गई, वो अप्रोच क्या कह रही है कि आपको फूड कैसे ऑब्टेन होगा, वही पॉवर्टी के एस्टिमेशन में आएगी। अ पर्सन वाज कंसीडर्ड पुअर इफ ही कुड नॉट अफोर्ड एक्सपेंडिचर ऑन मिनिमम फूड। इसका मतलब किसी भी व्यक्ति को पुअर कहा जा सकता है अगर वो मिनिमम एक्सपेंडिचर भी अपने खाने पर नहीं कर पा रहा है। बोले भैया क्या यहां तक की कहानी आप सभी को क्लियर है क्या? तो पॉवर्टी लाइन क्या होती है, पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होती है, एक्सपर्ट पॉवर्टी लाइन को कैसे क्रिएट करता है, पॉवर्टी लाइन को मेजर कैसे किया जाता है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस कर दिया था। बोलो बात समझ में आ गई क्या? आज हम उन कमिटीज का चर्चा कर रहे हैं, उन एस्टिमेट्स का चर्चा कर रहे हैं जो लोग पॉवर्टी लाइंस को बनाए हैं। तो कौन कौन से एस्टिमेट है? प्री इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स में हमने तीन लोगों का डिस्कशन किया, दादा भाई नौरोजी का, उसके बाद एनपीसी का, नेशनल प्लानिंग कमेटी, देन वी हैव डिस्कस्ड द थर्ड वन दैट इज बॉम्बे प्लान।
और हमने ये जाना कि ये तीनों लोग ने कहीं ना कहीं क्या बेसिस रखा था पॉवर्टी मेजरमेंट का, फूड। इसके बाद हमारा आता है पोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट, मतलब अब हम लोग आजाद हो चुके हैं, आजादी के बाद किसका शासन आ गया, गवर्नमेंट का। भाई भारत में कांग्रेस की सरकार बनती है, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है अब वो पॉवर्टी को भी एस्टिमेट करना चाहती है, वो जानना चाहती है कि हमारे देश में कितनी गरीबी है, ताकि हम समय बढ़ते से जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़े हम इस गरीबी रेखा से लोगों को ऊपर उठा सके, मतलब गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जाए, कम गरीब रहे हमारे देश में। तो गवर्नमेंट भी पॉवर्टी एस्टिमेशन करना चाहती है। अब जब गवर्नमेंट पॉवर्टी एस्टिमेशन करना चाहती है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो करेगी क्या? अब गवर्नमेंट में जो पॉलिटिशियंस है वो तो पढ़े लिखे कम है, उतना नॉलेज थोड़ी ना है उनको। देखिए ऐसा नहीं कि हर पॉलिटिशियन अनपढ़ है, हाँ उस समय भी जो लोग थे उसमें से कुछ पॉलिटिशियन पढ़े लिखे थे, लेकिन कुछ अनपढ़ भी थे, कुछ मतलब कम पढ़े लिखे भी थे। तो इसका मतलब क्या है, जो पॉलिटिशियन है वो उतना नॉलेजेबल नहीं है, तो पॉलिटिशियन खुद अपने दम पर पॉवर्टी को एस्टिमेट नहीं कर सकता, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको कोई ना कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन या फिर कोई ना कोई एक्सपर्ट कमेटी का गठन करना पड़ेगा। तो जो उस वक्त गवर्नमेंट बनी, जो शासन बना, जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने कमेटी का गठन किया जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। क्या बोलते हैं? प्लानिंग कमीशन। तो एक कमीशन बना, एक कमेटी बनी जिसको बोला गया प्लानिंग कमीशन। ये गवर्नमेंट ने आजादी के बाद सेटअप किया। इसका मुख्य काम क्या था? इसका मुख्य काम यह था कि आप एक्सपर्ट्स को देखिए जिसके रिकमेंडेशन पे आप पॉवर्टी लाइन कंसीडर कर पाए, या फिर आप कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करिए जिसके आधार पर आप पॉवर्टी लाइन को मेजर कर पाए या फिर पॉवर्टी को मेजर कर पाए। तो प्लानिंग कमीशन को ये जिम्मा दिया गया कि आप एक्सपर्ट को जुटाइए, कुछ लोगों को जुटाइए जिससे आप पॉवर्टी के एस्टिमेट्स करते जाइए। तो प्लानिंग कमीशन को आजादी के बाद ये काम करने का मौका दिया गया। उसमें एक्सपर्ट्स की भी राय रखी जाएगी, उनके रिकमेंडेशन के हिसाब से भी पॉवर्टी लाइन कंस्ट्रक्ट की जाएगी और कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट की जाएंगी जिसके आधार पर क्या किया जाएगा, पॉवर्टी का एस्टिमेशन किया जाएगा। तो प्लानिंग कमीशन जो तब बना था वही प्लानिंग कमीशन एनएसएसओ बनाता है, नेशनल सैंपल सर्वे और ऑफिस। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस आज के समय पर क्या करता है, पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो कहानी वहीं से चालू हुई है बच्चों, देखिएगा। तो प्लानिंग कमीशन यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन एंड द एनएसएसओ वुड एस्टिमेट पॉवर्टी थ्रू सर्वेज। तो मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी है कि प्लानिंग कमीशन को ये जिम्मेदारी है कि आपको पॉवर्टी का एस्टिमेट करना है। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, एनएसएसओ को कंस्टिट्यूट किया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने सर्वेस कंडक्ट किए। उन सर्वेस को क्या बोला जाता है, एचसीएस, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के आधार पर एनएसएसओ क्या जारी करता है, पॉवर्टी लाइन या फिर पॉवर्टी का हिसाब किताब जारी करता है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? ओवर टाइम planning commission started to constitute expert committee to give recommendation for the PL, मतलब पॉवर्टी लाइन। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे पॉवर्टी लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो प्लानिंग कमीशन था वो कुछ एक्सपर्ट के रिकमेंडेशन पर भी ये काम करने लगता है कि भैया एनएसएसओ तो अपना काम कर ही रहा है, सर्वे करके पॉवर्टी का एस्टिमेट कर ही रहा है, कुछ एक्सपर्ट को भी प्लानिंग कमीशन ने रखा किसके लिए, पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए। बोलो भैया क्या यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई क्या? ये पेज आपको समझ में आ गया? टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। पानी पी लिया जाए। कहानी सबको समझ में आ रही है बच्चों? चलिए हाँ भाई, सारे डाउट्स आपके समझ में आ रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाइए। अब पोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स में कौन कौन लोग आते हैं उसकी चर्चा की जा रही है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट में जो सबसे पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ एस्टिमेट था आजादी के बाद, वो किया डांडेकर एंड रथ ने। डांडेकर एंड रथ ने क्या किया उस चीज को समझिएगा। अब अभी आजाद नहीं हुए थे भारत, जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो लोग खाने के लिए मर रहे थे, लेकिन जब जैसे ही भारत आजाद हो जाता है तो अगर पॉवर्टी का एस्टिमेशन होगा तो कहीं ना कहीं अभी भी उनका बेसिस क्या होगा, फूड। वो फूड से मिलती क्या है, एनर्जी। तो डांडेकर एंड रथ ने जो बेसिस लिया जिससे वो पॉवर्टी का एस्टिमेशन करना चाहते हैं, वो बेसिस अभी भी कहीं ना कहीं फूड से लिंक्ड ही है, बस उन्होंने नाम बदल दिया, क्या, एनर्जी। डांडेकर एंड रथ ने बोला कि अगर भारत में एक आदमी एक दिन में 2250 कैलोरी, कैलोरी क्या है, एनर्जी का यूनिट है, जैसे एसआई यूनिट है जूल, हाँ एसआई यूनिट होता है, उसमें एमकेएस और सीजीएस बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो वैसे ही जो डांडेकर एंड रथ था, डांडेकर एंड रथ की कमिटी थी, इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने कहा कि अगर भारत में एक आदमी एक दिन में 2250 कैलोरी से कम कंज्यूम करता है, कम खाना पाता है, कम एनर्जी पाता है, तो हम उस आदमी को क्या बोलेंगे, पुअर बोलेंगे। मतलब यहां पर जो
पॉवर्टी का बेसिस रखा गया, पॉवर्टी लाइन का बेसिस रखा गया, वो क्या रखा गया है? एनर्जी। एनर्जी कंजम्पशन इससे कम है तो पुअर है, एनर्जी कंजम्पशन इससे ज्यादा है तो नॉन पुअर है। इसका मतलब डांडेकर एंड रथ साहब बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा कि एनर्जी के कंजम्पशन को क्या रखते हैं? एनर्जी के कंजम्पशन को हम लोग बेसिस रख देते हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। दे सजेस्टेड दैट पॉवर्टी शुड बी मेजर्ड बाय असेसिंग पर्सन्स एबिलिटी टू ऑब्टेन एनर्जी। इस लाइन समझ में आ रही है? तो उन्होंने सजेस्ट किया कि अगर आपको पॉवर्टी को मेजर करना है तो आपको कैसे मेजर करना पड़ेगा कि क्या कितना एनर्जी एक आदमी पा रहा है उसके हिसाब से। ठीक है क्या? दे कंसीडर्ड 2250 कैलोरीज टू बी कंज्यूम्ड बाय वन पर्सन इन वन डे। उन्होंने ये बताया कि कम से कम एक आदमी को एक दिन में 2250 कैलोरी कंज्यूम करना पड़ेगा एज द बेयर मिनिमम। ठीक है, कम से कम एज द बेयर मिनिमम। एज सच the poverty line basket was constructed by considering items that enable a person to obtain 2250 calories per day। तो देखिएगा डांडेकर एंड रथ ने किया क्या? डांडेकर एंड रथ साहब ने भी पॉवर्टी अगर मेजर किया होगा तो उसके लिए उन्होंने पॉवर्टी लाइन का कंस्ट्रक्शन किया होगा। जो पॉवर्टी लाइन उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया होगा कहीं ना कहीं उसमें दो कंपोनेंट रहे होंगे, एक फूड का कंपोनेंट जिससे खाना मिल रहा हो, एक नॉन फूड का कंपोनेंट जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सारे क्या है? नॉन फूड कंपोनेंट है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वो किसमें आ जाता है? नॉन फूड कंपोनेंट में। तो डांडेकर रथ ने भी दो कंपोनेंट्स रखे होंगे, फूड और नॉन फूड। जब वो क्या बना रहे होंगे? पॉवर्टी लाइन बास्केट बना रहे होंगे। जैसे फूड में आ गया दाल चावल आटा सब्जी, वैसे नॉन फूड कंपोनेंट में हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ केयर। तो उन्होंने रखा दोनों चीज था, लेकिन उन्हें जो बेसिस रखा वो फूड से ही रखा। और फूड से क्या बोला कि अगर 2250 कैलोरी मिल रहा है तो पक्का वो आदमी क्या है? नॉन पुअर है। और अगर इससे कम मिल रहा है एनर्जी तो वो क्या है? पुअर है। बोलो कहानी समझ में आ रही है क्या? इसी से उन्होंने पॉवर्टी लाइन का कहानी बताया। तो फूड एंड नॉन फूड कंपोनेंट दोनों थे, लेकिन इसमें जो पॉवर्टी लाइन का मेजरमेंट का बेसिस था वो कैसे रखा गया बच्चों? एनर्जी के बेसिस पर रखा गया। तो पॉवर्टी लाइन बास्केट जो है, जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि कम से कम आदमी 2250 कैलोरी पाए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए पॉवर्टी लाइन बास्केट क्रिएट किया गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? द बास्केट हैज बोथ फूड एज वेल एज नॉन फूड कंपोनेंट। तो डांडेकर एंड रथ के बास्केट में दोनों फूड और नॉन फूड कंपोनेंट थे, लेकिन बास्केट को इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया कि कम से कम उसमें जो फूड वाला कंपोनेंट है उसमें कम से कम 2250 कैलोरी आदमी को मिले। इस बात का ध्यान रखते हुए डांडेकर एंड रथ ने ये बास्केट क्रिएट किया और वहां से पॉवर्टी लाइन को कंस्ट्रक्ट किया। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, एक बात बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो पॉवर्टी लाइन उन्होंने एस्टिमेट कैसे किया होगा? उन्होंने देखिएगा, उन्होंने जैसे 2250 कैलोरी को पाने के लिए मान लो भैया ऐसा थोड़ी है कि 2250 कैलोरी उठा के खा लोगे, पैसा लगेगा ना। जैसे 2050 कैलोरी क्या है? ये कुछ ना कुछ एनर्जी है। एनर्जी आएगी कहां से? फूड से। तो फूड आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। फूड कंज्यूम करने के लिए फूड खरीदना पड़ेगा, भोजन खरीदना पड़ेगा, दाल खरीदना पड़ेगा, आटा खरीदना पड़ेगा, चावल खरीदना पड़ेगा, या फिर अगर आप उसको उगा रहे हैं तो उसका बीज खरीदना पड़ेगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसके लिए इन्वेस्ट करेंगे 2250 कैलोरीज के लिए, तो कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे। तो मान लो कि आप जो खर्चा कर रहे हैं वो 5000 रुपए कर रहे हैं, ठीक है, महीने की बात कर रहा हूं। अगर एक जैसे मान लो 5 लोगों का परिवार है, वो 5000 रुपए खर्चा कर रहा है एक महीने में, ठीक है। इसी से अगर आप कहेंगे सर ये तो 5 लोगों का परिवार है, 5000 खर्चा कर रहे हैं, तो अभी तो आप कह रहे थे कि पर पर्सन पर डे के हिसाब से पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाया जा रहा है। बहुत आसान है, ये 5 पर्सन पे है तो 5 पर्सन का है तो 1 पर्सन के लिए आप 5 से भाग कर दीजिए, है ना। डे का है तो उससे हावर को मिनट से, मिनट को सेकंड से मल्टीप्लाई करके ये निकाल लीजिए कि 5000 जो पैसा खर्च हो रहा है ना, वो एक आदमी का एक दिन में कितना खर्चा होगा। तो डे का है, आप उसको एक दिन मतलब एक दिन वहां पे क्या दिया हुआ है? मंथ है, मंथ को आप डे में कन्वर्ट कर लीजिए। अरे सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेकंड की बात थोड़ी है। तो पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। तो एक महीने में 30 दिन है तो 30 से भाग करके आप देख लीजिए कि एक आदमी एक दिन में कितना खर्चा करता होगा, वो भी निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये अमाउंट आया है यही क्या कहलाएगा? पॉवर्टी लाइन कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब अगर किसी के पास इतना अमाउंट है तो वो इतना कैलोरी कंज्यूम कर सकता है। मेरी बात क्या आप तक पहुंच गई? क्या आप इस चीज को समझ गए? ठीक है, तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि पॉवर्टी लाइन क्रिएट कैसे की जा रही है। अब सुनिएगा जरा गौर से, जो डांडेकर एंड रथ साहब थे ये प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत नहीं आते थे। प्लानिंग कमीशन ने इनको क्रिएट नहीं किया था, ये एक एक्सपर्ट थे, इन्होंने अपनी ओपिनियन स्वयं दी थी,
ठीक है। तो प्लानिंग कमीशन अब देखना, अब जो भी इसके आगे के एस्टिमेट्स आएंगे वो लोग प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत काम करने वाले एस्टिमेट्स हैं, लेकिन उन्होंने बेसिस जो रखा है वो डांडेकर एंड रथ के हिसाब से ही रखा है। डांडेकर एंड रथ ने स्टार्ट किया कि पॉवर्टी को ऐसे नापो, एनर्जी के हिसाब से नापो। तो जो अब लोग आने वाले हैं वो भी पॉवर्टी को एनर्जी के हिसाब से ही नापेंगे, बस अंतर इतना आ जाएगा कि वो प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत होंगे और वो चेंज क्या करेंगे, एनर्जी कंजम्पशन चेंज कर देंगे फूड में, या तो फूड कंपोनेंट में बदलाव कर देंगे तो नॉन फूड कंपोनेंट में बदलाव कर देंगे, जिससे पॉवर्टी लाइन बदल जाएगी। तो अलग अलग लोग अलग अलग एस्टिमेट्स निकाल रहे हैं, डांडेकर एंड रथ के हिसाब से ही निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट कमेटी है, जो कि बच्चों आपके सामने है, वाई की अलग कमेटी। ये किसमें आई? 1979। अच्छा, जो आपके डांडेकर एंड रथ साहब थे शायद 1971 में। एक मिनट में आपको एग्जैक्ट डेट बता देता हूं कि डांडेकर एंड रथ का जो था वो क्या डेट था, जरा एक बार होल्ड करना। हाँ, 1971, करेक्ट। ठीक है, तो डांडेकर एंड रथ, मैं सही बोल रहा था, डांडेकर एंड रथ ने 1971 में ये प्रपोज किया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो है वाई के अलग कमेटी। सेकंड कमेटी आती है, सेकंड एस्टिमेट आता है वाई के अलग की कमेटी। ये 1979 में कंस्ट्रक्ट हुई। तो अलग की कमेटी डांडेकर एंड रथ के बाद आ रही है, तो इनको डांडेकर एंड रथ से एक हेल्प मिली कि जैसे उन्होंने पॉवर्टी को नापा एनर्जी के हिसाब से, हम भी पॉवर्टी को नाप सकते हैं एनर्जी के हिसाब से। वाई के अलग, नाम में ही अलग है, तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया जो गांव में रहने वाला आदमी है वो ज्यादा मेहनत करता है, ज्यादा फिजिकल लेबर करता है, शहर में रहने वाला आदमी मेंटल लेबर करता है, तो शायद जो एनर्जी का कंजम्पशन है वो अलग अलग हो। गांव वाला आदमी फिजिकल लेबर ज्यादा करता है तो एनर्जी का कंजम्पशन ज्यादा करेगा, शहर वाला आदमी शायद बैठ के काम करता है तो उसका एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो डांडेकर एंड रथ साहब ने एक एनर्जी कंजम्पशन का बैरियर रखा, एनर्जी कंजम्पशन का एक वैल्यू रखा, वो एवरेज हो सकता है। शहर वाला और गांव वाले का मिलाकर अगर एवरेज कर दिया जाए तो 2250 आ सकता है, लेकिन जो गांव वाला है वो उससे एनर्जी कंजम्पशन ज्यादा करेगा, जो शहर वाला है वो उससे एनर्जी कंजम्पशन कम करेगा। और कहीं ना कहीं इन्होंने यही सेट किया। बच्चों ध्यान से सुनिएगा इधर ध्यान से। तो यहां पर मैं वाई के अलग की बात कर रहा हूं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो आप डांडेकर एंड रथ साहब कह रहे हैं कि 2250 कैलोरी अगर एक व्यक्ति कंज्यूम कर रहा है, इसको दो भागों में तोड़िए, अलग है तो अलग अलग कर देंगे। इन्होंने कहा कि अगर ये व्यक्ति रूरल में रहता है, गांव में रहने वाला व्यक्ति है, तो ये क्या काम करेगा, ये 2400 कैलोरी कंज्यूम करेगा, थोड़ा सा ज्यादा। ये शहर में रहने वाला व्यक्ति है, अर्बन इलाके में रहने वाला व्यक्ति है, तो 2100 कैलोरी ही खर्च करेगा। तो मेरी बात को समझिएगा, जो ये डांडेकर एंड रथ साहब ने निकाला ये एवरेज था, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये नेशनल पीएल है, नेशनल पॉवर्टी लाइन है, जो कि एवरेज है, चाहे वो गांव में रहे चाहे वो शहर में, उसका जो एवरेज पॉवर्टी लाइन आएगा, नेशनल पीएल आएगा, वो डांडेकर एंड रथ साहब का ही होगा। लेकिन अलग साहब ने क्या किया, उसको अलग अलग करके दे दिया रूरल और अर्बन के हिसाब से। उन्होंने कहा रूरल वाले का इतना कैलोरी कंजम्पशन होना चाहिए, अर्बन वाले का इतना कैलोरी कंजम्पशन होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ गया क्या? तो वाई के अलग साहब का मेन काम यही था, उन्होंने जो बेसिस रखा वो एनर्जी ही रखा, लेकिन उन्होंने डिवाइड कर दिया कि अगर एक रूरल आदमी है तो कम से कम वो इतना एनर्जी कंज्यूम करना चाहिए, और एक अर्बन आदमी है तो इतना एनर्जी कंज्यूम करना चाहिए। और रूरल का जो पॉवर्टी लाइन बास्केट है वो अलग बनाया, अर्बन का पॉवर्टी लाइन बास्केट अलग बनाया। इसका मतलब रूरल वाले के लिए पॉवर्टी अलग आएगी, अर्बन वाले के लिए पॉवर्टी अलग आएगी। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? दोनों में उन्होंने फूड और नॉन फूड कंपोनेंट को इंक्लूड किया कि फूड और नॉन फूड कंपोनेंट दोनों में होने चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, क्यों? ये देखो दोनों का पॉवर्टी लाइन अलग अलग क्यों आएगा? क्योंकि अगर आप गांव वाले का पॉवर्टी मेजर कर रहे हैं, रूरल वाले का पॉवर्टी मेजर कर रहे हैं, तो आप रूरल मार्केट में जाएंगे, अर्बन वाले का पॉवर्टी मेजर कर रहे हैं तो अर्बन मार्केट में जाएंगे। दोनों जगह प्राइसेस अलग अलग हैं, तो आपको पक्का फूड और नॉन फूड कंपोनेंट के प्राइसेस में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर ये प्राइसेस में डिफरेंस है तो बच्चों पक्का ही आपकी पॉवर्टी लाइन का बास्केट जो है उसका प्राइस अलग आएगा, और अगर बास्केट का प्राइस अलग आएगा तो पॉवर्टी लाइन जो आप एस्टिमेट करेंगे उसका भी प्राइस अलग निकल कर आएगा, एक्सपेंडिचर का प्राइस भी अलग आएगा। उस हिसाब से जो पुअर और नॉन पुअर को आप डिवाइड करने वाले हैं, अलग अलग बांटने वाले हैं, वो भी रूरल और अर्बन में अलग अलग आएगा। तो अलग साहब ने क्या किया, जो एनर्जी कंजम्पशन का बेसिस बताया वो क्या कर दिया, अलग कर दिया, रूरल में अलग एनर्जी और अर्बन में अलग एनर्जी। अब जरा आप इस स्टेटमेंट को पढ़िएगा। ही यूज्ड Dandeker and Rath recommendation and arrived at poverty lines
देखो, तो उन्होंने डांडेकर एंड रथ साहब के ही रिकमेंडेशन को यूज किया और पॉवर्टी लाइंस तक पहुंचा फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। और उन्होंने दो भागों में पॉवर्टी लाइन को बांट दिया, एक रूरल की पॉवर्टी लाइन और एक अर्बन की पॉवर्टी लाइन, एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरी कंजम्पशन। किस हिसाब से भैया? रूरल की पॉवर्टी लाइन और अर्बन की पॉवर्टी लाइन को तो अलग किया है और कैलोरी कंजम्पशन को भी अलग अलग बताया। और क्या बोला? 2400 कैलोरीज फॉर द रूरल एंड 2100 कैलोरीज फॉर द अर्बन। किसके लिए? पर पर्सन पर डे, मतलब एक व्यक्ति एक दिन में। तो पर पर्सन पर डे अगर वो रूरल पर्सन है तो वो कम से कम 2400 कैलोरीज कंज्यूम करे, और अगर अर्बन पर्सन है तो वो पर पर्सन जो है, एक पर्सन एक दिन में कम से कम 2100 कैलोरीज को कंज्यूम करे। तो पीपीपीडी का आप ध्यान समझिए, कई बार ये शब्द इस्तेमाल होगा, पीपीपीडी का मतलब क्या है? पर पर्सन पर डे कितना कैलोरीज का कंजम्पशन कर रहा है। तो पर पर्सन पर डे अगर रूरल है तो 2400 और अर्बन है तो 2100। द बास्केट रिफ्लेक्टेड डिफरेंस इन द कंजम्पशन पैटर्न। मैंने आपको बताया कि गांव वाले का कंजम्पशन पैटर्न अलग है, शहर वाले का कंजम्पशन पैटर्न अलग है। वही लिखा हुआ है कि द बास्केट रिफ्लेक्टेड डिफरेंस इन द कंजम्पशन पैटर्न एंड द प्राइसेस वर कलेक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव मार्केट। तो दोनों में रूरल और अर्बन का जो पॉवर्टी लाइन आएगा उसके लिए पॉवर्टी लाइन बास्केट जो बनेगा वो उसके रिस्पेक्टेड मार्केट से, रिस्पेक्टिव मार्केट से बनेगा। रूरल के लिए रूरल मार्केट से और अर्बन के लिए अर्बन मार्केट से। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आ रही है बच्चों? इसको नोट डाउन करो। थोड़ा मैं भी पानी पी लेता हूं, 30 सेकेंड का ब्रेक दे रहा हूं आपको। ठीक है, आगे बढ़ा जाए बच्चों। दो कमेटी मैंने आपको पढ़ा दी है, थर्ड कमेटी पर हम लोग मूव ऑन करते हैं। आज के लिए लास्ट होगा, फिर अभी और भी कमेटियां हैं लेकिन हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें। चलिए लास्ट पे आते हैं, लखड़ा वाला कमेटी। देखिए सबसे पहले 1971 में डांडेकर एंड रथ, 1979 में वाई के अलग, लास्ट आता है लखड़ा वाला की कमेटी 1993। अब सुनिएगा, लखड़ा वाला में आ गया। अब लखड़ा वाला क्या कहे? भैया तुम लोग सही कह रहे हो, एनर्जी का बेसिस रखते हो, कोई दिक्कत नहीं। तुमने मेन अभी मेरी नेशनल पीएल वही है, कौन? डांडेकर एंड रथ, क्योंकि वो एक आइडियल कंडीशन थी। लेकिन डांडेकर एंड रथ के कमेटी के हिसाब से थोड़ा सा इंप्रूव किया किसने? अलग साहब ने। उन्होंने अलग अलग करके दे दिया। बोलो बात समझ में आ गई कि रूरल का मार्केट अलग है, अर्बन का मार्केट अलग है, तो इस हिसाब से उनका पॉवर्टी लाइन भी अलग अलग आना चाहिए, है ना? उनका प्राइसेस भी अलग अलग है। तो पॉवर्टी भाई, गांव में किसी चीज का प्राइस कुछ है, शहर में किसी चीज का प्राइस कुछ है। बोले बात समझ में आ गई? तो उनका पॉवर्टी लाइन भी अलग अलग आएगा। तो ऐसे ही लखड़ा वाला साहब ने और सोचा, लखड़ा वाला साहब ने कहा कि अगर गांव और शहर में अलग अलग है तो सोच कर देखो, दो अलग अलग स्टेट्स में भले ही दोनों गांव हैं, वहां भी प्राइसेस अलग अलग है। बात समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप उत्तर प्रदेश के गांव में जाइए और आप बंगाल के गांव में जाइए, तो दोनों जगह के गांव में जो किसी भी प्राइस होगा, किसी भी सामान का जो दाम होगा वो अलग अलग होगा। तो सोच कर देखो, अगर आप पॉवर्टी लाइन बास्केट क्रिएट कर रहे हो, लकड़ा वाला हो, तो आपने सोचा कि भैया अगर किसी गांव के मार्केट में प्राइस अलग है, शहर के मार्केट में प्राइस अलग है, तो दो अलग अलग राज्यों के जो गांव है उसके प्राइस में भी तो अंतर है। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? दो अलग अलग राज्य के जो शहर हैं उसमें भी तो प्राइसेस में अंतर है। तो इसका मतलब लकड़ा वाला ने क्या किया? लकड़ा वाला ने बोला कि अगर दो अलग अलग स्टेट्स के प्राइसेस में डिफरेंट है तो उनके पॉवर्टी लाइन बास्केट के प्राइसेस में भी अंतर आएगा। तो जो पॉवर्टी लाइन आप क्रिएट करेंगे उसमें भी डिफरेंस आएगा। इसका मतलब लकड़ा वाला ने स्टेट के आधार पर पॉवर्टी लाइन बनाया है। तो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन का क्रिएशन का काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैज क्रिएटेड स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन, तो किसने किया था? लकड़ा वाला ने। उसने कहा कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग जगहों पर पॉवर्टी लाइन अलग अलग आएगी। तो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन हैज बीन क्रिएटेड बाय लकड़ा वाला। ये इनका एक बहुत महत्वपूर्ण काम था। दूसरी चीज, मेरी बात को समझिएगा, लकड़ा वाला ये समझ रहे थे इस समय धीरे धीरे बदल रहा है। पहले 1947 से हम लोग कहां तक आ चुके हैं बच्चों? हम लोग अब 1993 तक आ चुके हैं। मतलब जब 1947 था तो बैल वगैरह चलते थे, गधे वगैरह चलते थे, लेकिन 1993 तक बसेस वगैरह आ चुकी हैं। तो अब लोगों के नॉन फूड कंपोनेंट में भी
खर्चा बढ़ गया है। अरे भाई बैलगाड़ी से चलना और बस से चलने के दाम में तो अंतर आएगा ना भैया, बोलो बात समझ में आ गई। इसका मतलब जो अब ट्रांसपोर्टेशन में वो पहले खर्च करता था शायद अब उससे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च करेगा, जो हाउसिंग में वो तब खर्च करता था शायद हाउसिंग में उससे ज्यादा खर्च करेगा, जो हेल्थ केयर तब कम थी पैसा भी कम था लगता था, अब हेल्थ केयर इंप्रूव हो गई है पैसा भी ज्यादा लगेगा, तो हेल्थ केयर में भी डिफरेंस आ चुका है, एजुकेशन में भी डिफरेंस आ चुका है। और ये सारे कंपोनेंट्स क्या है, नॉन फूड कंपोनेंट्स हैं। तो लकड़ा वाले ने सबसे पहला काम किया, उसने स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन का क्रिएशन किया। लकड़ा वाले ने जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम किया, उसने नॉन फूड कंपोनेंट, सुनना ध्यान से, जब वो पॉवर्टी लाइन बास्केट का क्रिएशन कर रहा था लकड़ा वाला, तो उसने दो भागों में तोड़ा, फूड एंड नॉन फूड कंपोनेंट। उसने बोला फूड को तो मैं वैसे ही रहने देता हूं जैसे दांडेकर एंड रथ साहब ने रखा था नेशनल पीएल के हिसाब से, लेकिन बस अंतर क्या रख देते हैं, उसमें स्टेट स्पेसिफिक कर देते हैं, हर अलग अलग का जो पीएल होगा वो अलग अलग आएगा। दूसरा चीज उसने क्या कहा कि ये जो नॉन फूड कंपोनेंट है, जो फूड और नॉन फूड कंपोनेंट को मिलाकर आप पॉवर्टी लाइन बना रहे हैं, तो जो नॉन फूड कंपोनेंट है मेरे बच्चों, नॉन फूड कंपोनेंट का अमाउंट, नॉन फूड कंपोनेंट का अमाउंट उसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। दूसरा सबसे बड़ा काम लकड़ा वाला ने क्या किया, नॉन फूड कंपोनेंट का प्राइस बढ़ा दिया। सुनिए गौर से, पहला काम स्टेट स्पेसिफिक पीएल बनाया, दूसरा काम नॉन फूड कंपोनेंट का प्राइस बढ़ा दिया। अगर आप नॉन फूड कंपोनेंट का प्राइस बढ़ा देंगे तो बच्चों जो पॉवर्टी लाइन है वो अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फूड और नॉन फूड कंपोनेंट को मिलाकर पॉवर्टी लाइन बास्केट बनता है। अगर अभी तक नॉन फूड कंपोनेंट को स्टैटिक रखा गया था और अब नॉन फूड कंपोनेंट में बदलाव आ रहा है, तो पक्का पॉवर्टी लाइन में बास्केट में भी बदलाव आएगा, और अगर पॉवर्टी लाइन बास्केट में बदलाव आएगा तो पक्का पॉवर्टी लाइन में भी बदलाव आएगा। तो लकड़ा वाला जो थे बच्चों, इन्होंने नॉन फूड कंपोनेंट को बढ़ाया, क्योंकि लोग और एडवांस हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस हो रहा है, तो चीजों नॉन फूड कंपोनेंट का जो दाम है, प्राइसेस है, वो हाइक कर रहे हैं, और उसी हिसाब से उन्होंने नॉन फूड कंपोनेंट का प्राइस भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से पॉवर्टी लाइन का अमाउंट भी बढ़ गया, पॉवर्टी लाइन का अमाउंट भी बढ़ गया। बोलो बच्चों, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? क्या दो काम मैंने आपको बताया, पहला काम लकड़ा वाले ने क्या किया, स्टेट स्पेसिफिक पीएल, दूसरा काम उन्होंने क्या किया, नॉन फूड कंपोनेंट का प्राइस बढ़ा दिया। एक और महत्वपूर्ण लकड़ा वाले ने काम किया, लकड़ा वाले ने कहा कि भैया, सुनिएगा गौर से, लकड़ा वाले ने कहा कि भैया दांडेकर एंड रथ साहब थे, उसके बाद वाई के अलग साहब थे, उसके बाद आए लकड़ा वाला जी। लकड़ा वाला ने यह देखा कि जैसे जैसे समय बीत रहा है भैया, सबने अपना अपना पॉवर्टी लाइन बनाया, फूड एंड पॉवर्टी लाइन बास्केट का क्रिएशन किया, जिसके हिसाब से वो क्या कर रहे थे, पॉवर्टी लाइन का क्रिएशन कर रहे थे, जिसमें उन्होंने दो चीजों को रखा, फूड एंड नॉन फूड कंपोनेंट, फूड एंड नॉन फूड कंपोनेंट, फूड एंड नॉन फूड कंपोनेंट। हाँ, लेकिन इनका जो मेन बेसिस था वो क्या था, एनर्जी था। इन्होंने पॉवर्टी लाइन का जो मेन बेसिस रखा, आधार रखा, वो एनर्जी रखा, हालांकि इनके पास नॉन फूड कंपोनेंट्स भी थे। मेरी बात को समझिएगा। अब लकड़ा वाला क्या कहता है, लकड़ा वाला कहता है कि भैया 1947 से 1993 में हम लोग आ गए हैं, 1947 से वी हैव मूव्ड ऑन टू 1993। तो क्या जो आटा 1 किलो 10 रुपए में, मान लो, ऐसा ज्यूम कर लो, 1 किलो 10 रुपए में 47 में मिल रहा था, 1947 में, क्या वही आटा 1 किलो अभी भी 10 रुपए में मिल रहा है क्या 93 में? अरे बोलो, 1993 में क्या 10 रुपए में वही 1 किलो आटा मिल रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब जो नॉन फूड और फूड कंपोनेंट आपने पॉवर्टी लाइन बास्केट में इंक्लूड किए हैं, समय के साथ उनका प्राइस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे साल दर साल हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे नॉन फूड और फूड के कंपोनेंट्स के प्राइस भी बढ़ेंगे। अगर आपने फूड और नॉन फूड कंपोनेंट के प्राइस एक ही रखे हैं, मेरी बात समझिएगा, स्टैटिक रख दिए, तो हर साल जो आपके पॉवर्टी लाइन आएगा वो तो वही आता रहेगा। मेरी बात को समझिएगा, आप पॉवर्टी लाइन थोड़ा बहुत बदल सकते हैं क्योंकि आपने फूड और नॉन फूड कंपोनेंट को अपने हिसाब से एडजस्ट किया है, लेकिन भैया मेरी बात को समझिएगा, इसमें मेरी बात को समझिएगा, जैसे आप 1947 की चर्चा करते हैं, मान लो 71 से 93 की चर्चा कर लेते हैं। मैं आपसे कहूं कि आप 1971 में है, 1971 में आपका जो पीएल निकल के आया वो 5000 रुपए आया। कितना आया बच्चों? 5000 रुपए आया। वहां से आप मूव ऑन कर गए 1971 से 1900 एंड मान लो कि 78 में आ गए। अब ये 5000 रुपए
जो आपका पॉवर्टी लाइन था ये बढ़कर मान लो आपका आ गया 5,510 रुपए, इतना आ गया, इतना इंक्रीमेंट आया। तो मेरी बात को समझना, जो पॉवर्टी लाइन यहां पर बढ़ी है वो पॉवर्टी लाइन में बदलाव नहीं है, बात को समझिएगा। क्योंकि अगर जितना परसेंट का यहां से यहां पर इन्फ्लेशन हुआ होगा, जितना परसेंट का यहां से यहां पर इन्फ्लेशन हुआ होगा, उतना ही परसेंट यहां से यहां पर प्राइस बढ़ा होगा। अरे भैया, समय के साथ जितना परसेंट इन्फ्लेशन होगा उतना ही परसेंट प्राइस बढ़ा होगा। ऐसा समझिए कि किसी सामान को अगर आप 1978 में 5,500 रुपए में खरीद रहे थे, तो उसी प्राइस को, उसी प्रोडक्ट को आप 1971 में 5,000 में खरीद सकते थे। मेरी बात समझिएगा, इसका मतलब 1978 का 5,500 इज इक्वल्स टू 1971 का 5,000। बात समझिएगा, जितना इन्फ्लेशन हुआ उतना ही पीएल के अमाउंट में भी इंक्रीमेंट हुआ। इसका मतलब दिस इज नॉट द चेंज इन द पॉवर्टी लाइन, दिस इज द अपडेशन इन द पॉवर्टी लाइन। दो चीजें हैं, चेंज और अपडेशन, दोनों में अंतर है। चेंज का मतलब क्या है, मैं इसी साल में एक पॉवर्टी लाइन देता हूं, दूसरा कोई आता है वो अलग दे देता है, दैट इज द चेंज। बट अपडेशन का मतलब क्या है, साल दर साल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो फूड और नॉन फूड कंपोनेंट के प्राइस बढ़ेंगे। फूड और नॉन फूड कंपोनेंट के अगर प्राइस बढ़ेंगे तो पॉवर्टी लाइन बास्केट का प्राइस भी बढ़ेगा, पॉवर्टी लाइन बास्केट का प्राइस बढ़ेगा तो पॉवर्टी लाइन भी चेंज होगी। लेकिन यहां पर जो चेंज है वो इन्फ्लेशन के हिसाब से है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अपडेशन। हमने पॉवर्टी लाइन को अपडेट किया है। जिस चीज का प्राइस 1970 में 5,000 था, 1975 में वही 5,500 है ना। 1980 में शायद वही कितना हो जाए, 6,000 हो जाए। तो 1980 का 6,000, 1975 का 5,500 और 1970 का 500 एक ही बराबर है, क्योंकि आप तीनों का आप कह सकते हैं कि सर उसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया है लेकिन इन्फ्लेशन भी तो बढ़ गया है। बोली बात समझ में आ गई क्या। तो यहां पर जो थर्ड काम जो लकड़ा वाला ने किया वो सबसे महत्वपूर्ण किया कि उसने अपडेशन का साइंस दिया। उसने कहा कि आपको पॉवर्टी लाइन को साल दर साल अपडेट करना पड़ेगा। चेंज जैसा शब्द यहां पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्या बोला उसने, पॉवर्टी लाइन कुड बी अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इन्फ्लेशन। तो जिस रेट से इन्फ्लेशन बढ़ता है आप उसी रेट से आप पॉवर्टी लाइन को भी बदल सकते हैं। आपको हमेशा मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब इस साल पॉवर्टी लाइन क्रिएट किया, अगर तुमको अगली साल इन्फ्लेशन बढ़ गया तो तुम जा रहे हो मार्केट में एक बाजार का दाम पूछ रहे हो, उस दाम से तुम फिर पॉवर्टी लाइन क्रिएशन कर रहे हो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपने पिछले साल जो पॉवर्टी लाइन बनाई थी अगले साल का इन्फ्लेशन काउंट कर लीजिए। एक पूरी देखो, अब इन्फ्लेशन को नापने का काम जो एनएसएसओ है, मतलब जो पॉवर्टी लाइन को क्रिएट कर रहा है, उसका काम इन्फ्लेशन नापने का नहीं है भैया। जैसे आपको पॉवर्टी लाइन बनाने का जिम्मा दिया गया, तो अब आप इन्फ्लेशन हो गया, किसी चीज का प्राइस का दाम बढ़ गया, अब आप मार्केट दौड़कर पॉवर्टी लाइन क्रिएट कर रहे हैं। इससे अच्छा भारत में एक कमेटी हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो इन्फ्लेशन को नापती है। और ऐसा होता है तो क्या जरूरत है तुमको मार्केट में जाने की, तुम उस इन्फ्लेशन का रेट पकड़ लो और जो तुम्हारा पिछले साल का पॉवर्टी लाइन था उस पर अप्लाई करके अपने पॉवर्टी लाइन को अपडेट कर लो। इसका मतलब अब आपको पॉवर्टी लाइन साल दर साल अपडेट करने के लिए मार्केट जाने की जरूरत नहीं है। अपने इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से आप पॉवर्टी लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो लकड़ा वाले के 3 महत्वपूर्ण काम हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। बोलिए भैया समझ में आ रहा है क्या। तो जो थर्ड काम था वो क्या था, पॉवर्टी लाइन का अपडेशन। तो पॉवर्टी लाइन को अपडेट कैसे किया जाएगा भैया, जैसे मैंने फूड कंपोनेंट रखा, नॉन फूड कंपोनेंट रखा, मैं क्या करता हूं, मैं ये देख लेता हूं सीपीआई रूरल कितना आ रहा है, रूरल में कितना इन्फ्लेशन है, सीपीआई अर्बन कितना आ रहा है, अर्बन में कितना इन्फ्लेशन है। उस हिसाब से अर्बन की पॉवर्टी लाइन और रूरल की पॉवर्टी लाइन को अपडेट किया जा सकता है। तो तीसरा काम लकड़ा वाला का आ गया बच्चों, वो क्या था, अपडेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन। जरा इन लाइन को पढ़िए, अब आपको एक एक लाइन समझ में आ जाएगी। तो 3 महत्वपूर्ण काम किए लकड़ा वाला ने। सबसे पहला काम क्या था, कंस्ट्रक्टेड स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन। तो उसने स्टेट के स्पेसिफिक की पॉवर्टी लाइन दे दी, रिफ्लेक्टिंग डिफरेंसेस इन कंजम्पशन पैटर्न एंड प्राइसेस। इसका मतलब स्टेट, अलग अलग स्टेट में प्राइसेस का जो कंजम्पशन का पैटर्न है वो भी अलग अलग है, प्राइसेस भी अलग अलग है। तो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन उसने दी, जो सबसे पहला काम था। दूसरा काम उसने क्या किया, इंक्रीज द नॉन फूड कंपोनेंट एंड इनहेंस
इंक्रीजिंग द पॉवर्टी लाइन वैल्यूज एंड दस एचसीआर। तो उसने नॉन फूड कंपोनेंट का प्राइस बढ़ा दिया, जिससे पॉवर्टी लाइंस की वैल्यूज भी बढ़ गई और हेड काउंट रेशियो भी इंक्रीज हो गया, एचसीआर भी बढ़ गया। सजेस्टेड, और तीसरा काम जो महत्वपूर्ण था वो क्या किया, सजेस्टेड दैट पॉवर्टी लाइन इज अपडेटेड। तो उसने सजेस्ट किया कि हर साल आप पॉवर्टी लाइन को अपडेट कर सकते हैं, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है पॉवर्टी लाइन बास्केट बनाने के लिए। तो सजेस्टेड दैट पॉवर्टी लाइन बास्केट बी अपडेटेड यूजिंग अ रेलेवेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो रिलेवेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स सीपीआई रूरल और सीपीआई अर्बन, जो रिलेवेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उससे आप पॉवर्टी लाइन को अपडेट कर सकते हैं। एंड नॉट बाय विजिटिंग मार्केट एवरी ईयर, आपको हर साल मार्केट जाने की जरूरत नहीं है पॉवर्टी लाइन को मेजर करने के लिए। जो रिलेवेंट इन्फ्लेशन इंडेक्स है उससे आप पॉवर्टी लाइन को हर साल दर साल क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो ये लकड़ा वाले का मेन काम था। और यहां पर हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स के 3 एस्टिमेट्स खत्म होते हैं। अभी हमको और पढ़ने हैं, जैसे तेंदुलकर कमेटी हो गई, रंगाराजन कमेटी हो गई, इन लोगों का क्या ओपिनियन था, इस चीज को भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में हमने जो भी सारे पॉइंट्स पढ़े, पॉवर्टी लाइन का क्रिएशन कैसे होता है, पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होती है, उसमें फूड और नॉन फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, प्री इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स क्या थे, पोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स क्या थे, कितनी पोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स में जो कमेटी उनका क्या क्या काम था। देखिए अब आपका काम यह है कि आपके पास किसी ना किसी कोचिंग का जो मटेरियल्स होता है वो आपके पास होना चाहिए। नहीं भी है तो आप यूट्यूब पर जाइए, या फिर विकिपीडिया पर जाइए, या फिर गूगल पर जाइए। आज एआई का जमाना है, आप सर्च कर लीजिए पोस्ट इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी लाइन, है ना, या फिर प्री इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स ऑफ पॉवर्टी लाइन। उसको पढ़िए और देखिए क्या जो चीजें आपको लिखाई पढ़ाई गई वो सही है क्या, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आप इस चीज को चेक करिएगा। एक बार मैं पूरा स्क्रीनशॉट तुमको लेवा देता हूं, फिर इस क्लास को एंड अप करता हूं। यहां तक की कहानी क्लियर है सबको बच्चा? बोलो भैया, एक सेकंड होल्ड ऑन करिएगा, थोड़ा सा लैग कर रहा है। ठीक है, होल्ड ऑन करना। हाँ, तो क्या क्या स्लाइड्स थे मैं आपको दिखा देता हूं, फटाफट आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बच्चा, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, पॉवर्टी लाइन। तो पॉवर्टी लाइन को डिस्कस किया कि फूड और नॉन फूड कंपोनेंट दोनों को मिलाकर पॉवर्टी लाइन बास्केट बनती है, और उसी पॉवर्टी लाइन बास्केट के हिसाब से हम लोग पॉवर्टी लाइन को क्रिएट करते हैं। अलग अलग मार्केट्स में कोई एक्सपर्ट होता है, वो अलग मार्केट में जाकर पॉवर्टी लाइन बास्केट्स को क्रिएट करता है। ठीक है, ये सारी चर्चाएं हमने कर ली, जिसमें फूड और नॉन फूड कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा एक पेज का, बार बार ये मौका नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहला पेज ये था, ये। उसके बाद इसका नहीं लेना है, कुछ समझना हो तो समझ लेना। उसके बाद इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, देन इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़िए। ये सब आपके नोट्स में होने चाहिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा पूरी तरीके से, ये छोड़ दीजिएगा। फिर वाई के अलग वाले का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। फिर लकड़ा वाला कमेटी का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हाँ इसको छोड़ दीजिएगा। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो बच्चों, यहां तक का काम था। अब हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं आपसे अगले दिन। कल हमारी क्लास नहीं रहेगी, कल ऑफ रहेगा, तो कल लाइव नहीं चलेगा। कल है डेट 10 अक्टूबर, है ना, 2025। तो हम लोग कल की क्लास नहीं ले रहे होंगे, कल छुट्टी रहेगी आपकी। चलिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, समस्या हो, अच्छा ठीक है, देखते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो कल रात में क्लास आपके लगाएंगे, है ना। हमारे ऑपरेटर साहब बोल रहे हैं कि कल रात को मैं अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो ठीक है, जैसा होगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा इस चैनल पर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।